नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के समय में कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल हुआ है, उसे अब शुभेंदु अधिकारी दुरुस्त कर रहे हैं। और देखिए, ये पुरानी मांग रही है, लेकिन अब जाकर के कोलकाता में एनआईए का थाना खुला है, कोर्ट खुला है। इसे आप इस तरीके से भी समझिए, आए दिन वहाँ एनआईए के छापे पड़ते रहे, लेकिन हैंडलिंग दिल्ली से होती रही है। एक तो इसे समझेंगे, दूसरे शुभेंदु का स्टाइल एकदम योगी वाला स्टाइल हो गया है। ऐसा क्या हुआ कि अब मस्जिदों से लोग अपने आप से ही माइक उतार रहे हैं? क्योंकि ऐसे दृश्य हमने उत्तर प्रदेश में देखे हैं और यही सीन अब जो है बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। तो इसे समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही अनुरोध, वही आग्रह, वही निवेदन कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो ऑल को हिट कीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। उदय सर, कोलकाता में एनआईए का थाना खुला है, आई मीन कोर्ट। इसे कैसे डिफाइन करते हैं? क्योंकि ममता ने तो ऐसा होने नहीं दिया था। ये डिमांड तो बड़ी पुरानी रही है। देखिए, ममता बनर्जी के टाइम में 15 साल में क्या होता था? पुलिस कुछ कार्रवाई करते थे, कुछ पकड़ते थे, उसके बाद आगे ईडी, सीबीआई, एनआईए को कोई परमिशन सरकार से नहीं मिलती थी। जबकि जांच में, पुलिस के जांच में ही पता चल जाता था इस केस को सीबीआई, ईडी, और उसी का देखिए, कोई भी केस में पहले पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है, फिर उस केस को जब छानबीन होती है तब उनके बाद संज्ञान दिया जाता है जो इनको सीबीआई, ईडी, ये एनआईए, ये सेंट्रल एजेंसीज को दिया जाए या नहीं। ममता बनर्जी के टाइम में क्या होती थी? ईडी, सीबीआई को कोर्ट भागना पड़ता था परमिशन लेने के लिए, या कोई इंसान या कोई वकील जाके कोर्ट में कोई पीआईएल लगाते थे, तो उसके बाद कोर्ट जब डायरेक्शन देते थे कि इसको सीबीआई या ईडी, एनआईए इस पे कार्रवाई करे इन्वेस्टिगेशन में, उसके बाद भी महीने साल लग जाते थे, जिसमें से पुलिस के तरफ से कोई कोऑपरेशन या दलील, दस्तावेज या कोई भी इन्वेस्टिगेशन का केस डायरी नहीं मिलता था। तो बार बार इनको भागना पड़ता था कलकत्ता हाई कोर्ट, कभी तो सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया था। और जितने बड़े बड़े घोटाले हुए, जितना 15 साल में, अब टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम लीजिए या रेशन दुर्नीति लीजिए, या जो बड़े बड़े जो यहाँ पे घोटाला हुआ, सब जो है कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई, ईडी या एनआईए। यहाँ पे कितने जो है बॉम्बिंग का केस है, मतलब गांव गांव में आपने देखी इतना वायलेंस, इलेक्शन का टाइम में, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के पहले, और मतलब गांव में जैसा लगता था जो कोई बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री, यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री हो गया था। और हर एक महीने कुछ इंसान जो इसके पीछे थे, लोकल गांव वाले, कोई भी मजहब के हो सकते हैं, लेकिन गांव वाले, बोलना ही अच्छा है, उनकी जान चली जाती, उनके घर बार सब बर्बाद हो जाते थे। किसी का ऐसा भी हुआ, किसी को देखा गया ऐसे ब्लास्ट हुआ जिनका शरीर का कुछ अंग जो है वो 100 मीटर दूर जाके गिरा, लेकिन एनआईए नहीं। जबकि भारत सरकार का कानून है, कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट के केस आते हैं तो उसका सीधा जो है एनआईए, पुलिस पहले एफआईआर करेगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एनआईए पे आएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज इन्वेस्टिगेशन में होता है जो लोकल पुलिस या स्टेट पुलिस वो कितने भी मतलब सही तरीके या अच्छे है, उससे नहीं हो पाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक। दूसरा बात है एक्सपीरियंस इस चीज में। तो इतने साल के बाद पश्चिम बंगाल, जो बॉर्डर स्टेट है बांग्लादेश का, जहां आए दिन घुसपैठिए आते हैं,
जहां पे आए दिन बड़े बड़े कांड हुए बॉम्ब ब्लास्ट के। आए दिन आपने देखे कैसे क्या हो रहा है शुभेंदु आने के बाद, 4 मई के बाद। अभी वेस्ट बंगाल पुलिस कितना अ, काम मैनुअल पढ़ पढ़ के जो है अभी तैयार हो गए कि वो अभी जी, टक्कर दे रहा है सेंट्रल एजेंसीज से। लेकिन अभी ऐसा कोई भी केस होगा तो सीधा एनआईए उस केस को, या सेंट्रल एजेंसीज ईडी सीबीआई, वो उस केस को एफआईआर के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन तो एक चीज है, दूसरी चीज होता है इन लोगों को सजा दिलाना, एक न्यायिक जी, विचार जी, देना। ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। किस केस को कहां पे क्या सबूत, ये सारे कोर्ट के सामने पेश किया जाता था। कुछ तो होता थे यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट में, या कोई स्पेशल ईडी सीबीआई कोर्ट एक था कलकत्ता में, वहां जी, पे होते थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो था कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में, जो इस बॉर्डर स्टेट में इतने सारे चीज होते रहे, लेकिन सारे के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो न्यू दिल्ली के पास। क्योंकि यहाँ पे कोई कोर्ट, कोई अदालत अलग से डेजिग्नेटेड कोर्ट नहीं है। तो डेजिग्नेटेड कोर्ट के मतलब हुआ, अब बताइए मोथाबाड़ी केस में आपको एक सिंपल सा इंसिडेंस बताता हूं। करीब 58 लोगों को अरेस्ट किए थे एनआईए। उसके पहले एक केस हुआ था बहरमपुर में, जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट केस में करीब 17-18 केस अरेस्ट हुई थी। उसमें कुछ रोहिंग्या बांग्लादेशी भी थे जिनके पास एक फेक आधार कार्ड, ये सारे दस्तावेज मिले थे। उन लोगों को बहरमपुर से कलकत्ता ले आने के लिए वेस्ट बंगाल पुलिस के पास फोर्स नहीं था। एनआईए के दफ्तर को कोर्ट में जाना पड़ा, जाके बोलना पड़ा, छे हुजूर इनको हम कैसे ले आएंगे बहरमपुर जेल से कलकत्ता। तो बहुत बड़ा एक लॉजिस्टिक प्रॉब्लम। और मतलब, और इनके तो एडमिनिस्ट्रेशन बोल के तो कुछ था नहीं, क्योंकि इनके तो ममता बनर्जी का अपना संविधान चलते थे, वो जो बोलते थे वही कानून, वही संविधान। तो वो तो हिसाब से अभी जो है, अभी एक्चुअली कानून और भारत के संविधान के मुताबिक इस राज्य में धीरे धीरे ये सब लागू हो रहा है। जिसमें हमारा हिसाब से बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। एक डेजिग्नेटेड, बल्कि दो डेजिग्नेटेड अदालत बने हैं एनआईए का, थाना बने हैं, सबसे बड़ी चीज है। और उदय जी, इसका एक मतलब ये भी है ना कि वेस्ट बंगाल में कांड ही ऐसे हो रहे थे, जो ये ज़रूरत पड़ी। बिल्कुल मैडम। एनआईए के एनआईए इन्वेस्टिगेशन किस किस चीज में होते हैं, देखिए जो आम आदमी जिनको मालूम है वो जानता है, कोई फॉरेन अगर इन्वॉल्वमेंट है, फॉरेन फंडिंग का इन्वॉल्वमेंट है, टेरर फंडिंग का इन्वॉल्वमेंट है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, फेक प्रोपागंडा चलता है, तो ये सब चीज में एनआईए का बहुत बड़ा, कितने टेरर मॉड्यूल बताइए जम्मू कश्मीर में, टेरर मॉड्यूल, टेरर फंडिंग के मॉड्यूल, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कुछ बड़े लीडर्स जिनके पूरा जो है पाकिस्तान से कनेक्शन थी, और किस हिसाब से वहां पे फेक नोट करेंसी का जो चल रहा था, तो ये सारे। और अभी तो मैं हमेशा बोलता हूं, जो नेशनल जो सिक्योरिटी का जो इंटीग्रेटेड जो ग्रिड बनी है, जिसमें एनआईए, आईबी, रॉ ऊपर में है, उसके नीचे जितना एटीएस, एंटी टेरर स्क्वाड, जितने स्टेट का, स्टेट इंटेलिजेंस, ये सारे जुड़े हुए हैं एक सिस्टम से। तो अब तो बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया। और खास पूछिए तो जो आईओ होते हैं ये सब केसेस का, उनको अब इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत बड़ा मदद हो रहा है। इंफॉर्मेशन तुरंत रियल टाइम में मिल जाते हैं। तभी तो आपको देखिए वेस्ट बंगाल में टेररिस्ट पकड़े जाते हैं जो आईएसआईएस जैश के साथ जिसका लिंक मिला, और उसका तार जोड़ा सीधा किसके साथ, जंतर मंतर।
जो पूरा तैयार कर रहे थे। पंजाब में 8 लड़कों को पकड़ा गया जिनका पूरी फंडिंग हुई जंतर मंतर जाने के लिए। किसी ने उसके लिए ट्रेन का टिकट खरीद दिया, किसी ने उनके हाथ में पेट्रोल बम दिया, किसी ने पिस्तौल दिया। कुछ नहीं कर पाए, वो अलग चीज है मैडम, लेकिन कोई तो मदद किए। तो ये सारे जो इंटर स्टेट जो कनेक्टिविटी है, ये एक एनआईए काम करते हैं इसका सेंट्रल नोडल ऑफिस के हिसाब से, और सारे तार जोड़ के इनकी इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, गहरी इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी था। शुभेंदु अधिकारी का वर्किंग स्टाइल है, वो बिल्कुल योगी जी का स्टाइल है। अब देखिए, हम उत्तर प्रदेश में ये सुनते थे कि लोगों ने अपने मस्जिदों से खुद से ही माइक उतारे हैं। अब यही सीन जो है वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, कॉपीराइट की वजह से मैं उनको दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन वो लोग खुद से माइक उतार रहे थे। जी। वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैडम, क्योंकि अभी देखिए सारे जो चैनल्स है नेशनल लेवल पे, वहां पे बड़े बड़े यहाँ के जो नेता लोग हैं, स्पेशल लेफ्टिस्ट और ये इस्लामिस्ट जो नेता है, नौशाद सिद्दीकी, सिद्दीकुल्ला चौधरी, यूसुफ पठान, हमारे सांसद जो है, ये लोग जो है बड़े भाषण दे रहा है कि भाई पश्चिम बंगाल में हमारा धर्म पे, हमारा अधिकार पे। मैडम बताइए, पुलिस ने सिंपल सा काम किया, बहुत ही सिंपल काम। इन्होंने क्या किया, 2020 को एक कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट जो आया था पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, वहां पे इन्होंने डायरेक्शन दिए थे, जो आप अपना जो है आवाज जो है अपना कैंपस में रखिए, लेकिन दूर दूर तक जो है चिल्ला चिल्ला के ये सब चलेगा नहीं। ये हाईकोर्ट का जो डायरेक्शन था, अब 2020 का ये जजमेंट है, अभी हम बैठे हैं 2026 में। इसके मतलब मैं जो थोड़ी देर पहले बोला ना, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कोई संविधान कुछ नहीं था, जो ममता बनर्जी जो बोलते थे, जो चाहते थे वही होता था। इसमें एक बहुत बड़ी ट्विस्ट है। सबको मालूम है ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा पास्ट टाइम है कोर्ट कोर्ट का खेलने में। कभी सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, खुद भागते हैं, कभी इनके जो है बड़े बड़े वकील जाते हैं। इन्होंने सारे कोलकाता हाई कोर्ट के जितने जजमेंट था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन इस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो निर्देश आए थे कलकत्ता हाई कोर्ट, उसको उन्होंने चैलेंज नहीं किया। अब कलकत्ता पुलिस ने किया, पश्चिम बंगाल पुलिस ने बहुत सिंपल सा काम किया। वहां पे इस थाना के अंदर जितने देखिए ना, अभी हमने बात की है एनआईए कोर्ट की, तो उसके लिए भी तो ऑलरेडी आदेश आए हुए थे, लेकिन नहीं होने दिया। फेंसिंग के लिए जमीन मांगी गई थी कई साल पहले, नहीं दी। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि कानून वो तोड़ती नहीं है, अपने फेवर में वो खेल खेलती हैं, अदालत करती हैं। बिल्कुल। और मतलब पश्चिम बंगाल या देश के हित में एक भी कानून इन्होंने फॉलो नहीं किए। इन्होंने सिर्फ देखे अपना हित, अपना परिवार के हित, और अपना पार्टी और सत्ता कैसे अपने हाथ पे कब्जे पे रखा जाए। तो पश्चिम बंगाल के जो पुलिस है, मैंने बता रहा था, वो अपने थाने में जितने भी मस्जिद और मंदिर या जो गिरजा है, उन लोगों को, सबके मैनेजमेंट लोगों को बुलाया थाने में, और अच्छे खासा उनको चाय नाश्ता वास्ता कराए, और बड़े तरीके से उनको एक कोर्ट का निर्देश दिखाया। तो वो देखने के बाद कुछ लोग को समझ में आ गए, जो समझदार है, तो जाके अपना मस्जिद से जो है माइके उतारने शुरू कर दिए। इसमें कुछ मंदिर का भी माइक उतारा गया, ये भी मैं बता देता हूँ।
जी, ऐसा जी, नहीं है सभी के तो। लिए कानून तो देखिए सभी के लिए है ना। बिल्कुल, बिल्कुल मैडम। और आज शाम का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, शुभेंदु ने नंबर गिना दिया कि कितने पूरा पश्चिम बंगाल में 2 दिन में कितना मस्जिद से उतारा गया, कितना मंदिर से उतारा गया, कितना गिरजा से उतारा गया। तो ये जो सब नैरेटिव जो, और इन्होंने ये भी बताया जो कुछ लोगों पे हमारा नजर है जो इसके पीछे, धर्म के पीछे फालतू के बात कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और बोल रहे धर्म खतरे में है। कोई खतरा वतरा कुछ नहीं है। और इन लोगों को भी हम पकड़ के ले आएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में अभी जो ऐसा कानून है जो आप कोई सोचेगा जो कुछ भी बोल के हम निकाल जाएंगे और फिर बोलेंगे इसमें तो हमारा क्या था, हम तो सिर्फ जनता के रोष जो है उसके तरफ से बोले हैं। ऐसा नहीं होगा। इन्होंने क्या क्या बोलना शुरू कर दिया जो यहाँ पे मुस्लिम खतरे में है। सारे वही सेम इस्लामोफोबिक विक्टिम कार्ड का डायलॉग। यहाँ पे धर्म में बाधा दिया जा रहा है, हम अपना धर्म जो है मान नहीं पा रहे। कैसे यहाँ पे अच्छा खासा नमाजें पढ़े जाते हैं लेकिन सड़क पे नहीं। अब मस्जिद पे 5 बार क्यों, 50 बार जाइए पढ़िए, घर में पढ़िए। लेकिन सरकारी रास्ता, सरकारी जिसके चलते एम्बुलेंस तक नहीं जा सकता था कलकत्ता के रास्ते में कुछ एरिया में, वो सब बंद हो गया। कोई हिंसा नहीं हुई, कुछ नहीं हुए, सब अपने अपने समझ लिया कि यहाँ पे अब दाल जो है इतना जल्दी होने वाला नहीं है। वैसे सेम चीज हुआ है ये माइक को लेकर के, और बड़ी शांति से हुआ। इसमें कोई पुलिस का कोई बल प्रयोग या कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि लोगों जब को धीरे धीरे समझ में आया ना। उदय सर, जब एनआईए के कोर्ट खुल गए हैं तो कौन मुंह खोलेगा? और उदय सर, ये एफसीआरए के लिए तो यूएस तक लोगों को तकलीफ हो रही है, और कुछ हमारे यहाँ के लोग भी हैं जिन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैडम जी। हाँ, ये देखिए, हम भले ही वर्ल्ड इकोनॉमी में नंबर 1 हो ना हो, इंडस्ट्री में नंबर 1 हो ना हो, लेकिन एनजीओ में जरूर हम नंबर 1 है। दुनिया में जितने एनजीओस है सबसे ज्यादा जो है वो भारत में है। और और फिर ये भी तो देखिए, वजह तो हाँ, ये है। असली चीज यही है, एफसीआई बिल में किन किन पे ऊपर अभी गिरने वाला है, किन के दर्द है। देखिए, मोटा मोटी जो मैं बड़े सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, कोई भी देश, दुनिया में कोई भी देश फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट मानते हैं। खुद यूएस का जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, या फॉरेन से फंडिंग लेकर के कानूनी शर्त है जो आपको मानना पड़ेगा, और नहीं तो आपको वापस कर दिया जाएगा। तो भारत ने किया, इतने साल ने नहीं किया। इतने साल में ये एक्चुअली 2010 में नहीं, 1975 में एफसीआरए कानून जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहली बार इंदिरा गांधी के टाइम में आया था। ठीक है, उसके बाद फिर आया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फिर उसको बदल दिया गया फेमा में। लेकिन एफसीआरए का जो एक है, वहां पे आपको एप्लीकेशन देना पड़ता था सरकार से, लाइसेंस, जो हम कुछ काम कर रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल बनाएंगे, कोई स्कूल बनाएंगे, या कोई ट्राइबल वेलफेयर में कुछ करेंगे। लेकिन फिर पता चला जिनका कोई ऑडिट नहीं होती है, कोई हिसाब किताब नहीं देते है, कोई कुछ भी मर्जी से अपना फंड मंगाते हैं, और फिर उसको देखा गया जी इतने सारे जो पिछले कई साल में हमने तो देखा, फार्मर प्रोटेस्ट देखी, जहां पे लाल किला पे कोई चढ़ गया और भारत के जो है पताका उतार लिया। इतना तक देखे, जंतर मंतर देखे अभी रिसेंटली। कितने साल लग गया इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते 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 करते, जाके फिर जब हुआ, फिर एक्चुअल जो असेसमेंट आया वो भी बाहर के असेसमेंट,
जो 1 लाख जो विस्थापित हुए थे उनके जिंदगी में कितना सुधार आया, इरिगेशन में कितना जो है हमने खुद काम किया मैडम। सौराष्ट्र उस एरिया में हमने देखे सूखा और कितना भयंकर पानी का किल्लत है वहां पे। ऊपर दूसरी बात, ये जो वेदांता का जो प्लांट है उसमें उसके वही एनजीओ उसने परिवेश और ये सब करते करते हम एक्सपोर्टर थे कॉपर के, अभी हम इंपोर्टर हो गए हैं। अब सोचिए, we were one of the largest exporter for copper, but we became importer of copper as on date. ऐसे बहुत सारे हैं मैडम। अगर हम तो सिर्फ 2 चीज, लद्दाख में देखिए, लद्दाख में हम सड़कें नहीं बनाएंगे और हमारे डिफेंस मिनिस्टर AK एंथोनी बोलते हैं ये हमारा चाइना पॉलिसी के मुताबिक है, हम वहां पे सड़क नहीं बनाएंगे। और सड़क क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि वहां पे परिवेश खराब हो गई, पॉल्यूशन, ये वो कराते कराते भारत सरकार ने जब पिछले 10 साल में अभी लद्दाख में कनेक्टिविटी देखिए, हमने खुद गए लद्दाख आज से 3.5 साल पहले, और गांव गांव तक मैडम आपको हाई स्पीड इंटरनेट, बढ़िया सड़क, बिल्कुल। हम तो मतलब दूर तो जो जो इलाका जो है, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर में जब पाकिस्तान से इंडिया ले लिए थे, वहां पे कमांडर ऑफिसर के उनके ऑफिस में बैठ के उनके साथ हमने चाय पिए, और पूरी रोड जो है वहां के लोगों से मैंने बात किए। वहां पे कैंप पे मैंने सड़क पे चाय नाश्ता किए, तो वो बोलते हैं कि सड़क जो बन गया कितना आसानी ये हो गया। और हमारा मूवमेंट देखिए, आर्मी का मूवमेंट। तो लेकिन हम जो है परिवेश बचाने के चक्कर में हम, जो लोग सबसे ज्यादा हम पे ठोकते थे अमेरिका, वही जाके डोनाल्ड ट्रंप जाके पेरिस एग्रीमेंट, जो क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट, उसको वो नकार कर देते हैं। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन अगर देखिए ये इसने किया, कौन लोग किया? US और यूरोपियन कंट्रीज और ब्रिटेन। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री पे इनको कब्जा चाहिए। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, आत्मनिर्भर बन जाता है, तब तो इनका बड़ा तकलीफ है। जैसे भी हो भारत का जो है रोको। तो FCR एक बहुत बढ़िया तरीका था, बाहर से फंडिंग लो और फिर यहाँ पे जो मर्जी चाहे करो। उसमें कंस्ट्रक्शन हो सकता है, एजुटेशन हो सकता है, कन्वर्शन हो सकता है। तो पहले क्लॉज जो है ये नया बिल में है, इस पैसे से अगर कन्वर्शन होगा तो लाइसेंस कैंसिल। एक सबसे बड़ी चीज जो की है, देखिए पहले ये पैसा मांगाते थे अपना इंस्टीट्यूशन या NGO के अकाउंट पे। अब सरकार बोल रहे एक ही अकाउंट होगी नया दिल्ली में, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होगी। वहां पे आपको दरखास्त देना पड़ेगा किस चीज के लिए आपको फंडिंग चाहिए, तो आपको फंडिंग मिलेगा और फिर उसको ऑडिट हो गई। दूसरे FCR बिल में क्या बोला, कोई NGO में कोई फॉरेनर्स उसका बोर्ड में या ट्रस्ट में नहीं रहेगा। ये तो बाहर में भी यही कानून है। आपको एक कंपनी में अगर बाहर से किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर भी ले आना चाहते हैं, ले आ सकते हैं, लेकिन उसका कानून है कॉर्पोरेट एक्ट में, कैसे आप उनको अपॉइंटमेंट देके और क्या क्या उनका फैसिलिटीज है और कहां तक उनको आप सैलरी या पाग दे सकते हैं। और तीसरा क्या प्रॉब्लम है? तीसरा प्रॉब्लम है इन पैसा से जो एसेट्स बनाए हैं, मतलब जितने स्कूल, अब मैंने देखे ये स्पेशल छत्तीसगढ़ या झारखंड एरिया में बहुत जंगल है, ट्राइबल्स एरिया है, वहां पे देखिएगा बड़े नर्सिंग सेंटर्स बने हुए हैं, ट्रेनिंग सेंटर, ट्राइबल ट्रेनिंग सेंटर अच्छा है, बहुत बड़ी है, लेकिन उसके पीछे और कुछ कहानी है। उस कहानी किसको मालूम नहीं है। वहां पे एक घर में एक बच्चा पैदा होगा तो वो सारे एजुकेशन, उसका इलाज, सारे सब कुछ उनका फ्री हो जाएगा अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो इस सब चीज में अभी रोक लगाएगी।
अभी देखिए ये एफसीआरए में कौन लोग सबसे ज्यादा, राजीव गांधी फाउंडेशन। अब देखिए कौन लोग है, आपने तो देखा बिल्कुल नहीं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एफसीआरए बिल से किसे कहाँ कितना दर्द हो रहा है, ये सब कुछ अब बिल्कुल साफ-साफ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए सड़क हो, संसद का परिसर हो, आप देख रहे हैं हर दिन ड्रामे हो रहे हैं। और अपने अमित शाह जी तो ये बिल लाएँगे ही लाएँगे, हर हालत में लाएँगे। तो ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उदय सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।